नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 088 पर। आज की क्लास रहेगी कक्षा 8 का जो चैप्टर संख्या 8 है, जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। यानी सरकार के द्वारा ऐसे प्रयास किए गए जिससे लोगों के अंतर्गत जागृति पैदा हो और समाज के अंतर्गत सुधार आए। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यानी भारत को कैसा कहा गया, एक लोकतांत्रिक देश। अब सबसे पहले तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि भाई लोकतांत्रिक देश किसे कहते हैं। तो लोकतांत्रिक देश उस देश को कहते हैं या लोकतंत्र उसे कहते हैं जहाँ पर शासन या जो सत्ता है वो किसी राजा तानाशाह उसके हाथ में न होकर तो शासन की शक्तियाँ होती है वो जनता के हाथ में होती है, वो एक लोकतांत्रिक देश कहलाता है। लोकतंत्र में सरकार अपने नागरिकों के लिए प्रत्येक स्तर पर लोक कल्याणकारी पहल करती है। यानी एक लोक कल्याणकारी देश के अंतर्गत वहाँ की सरकार के द्वारा अपने नागरिकों के लिए प्रत्येक स्तर पर यानी सभी स्तरों पर लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जाती है, लोक कल्याण के लिए पहल की जाती है सरकार के द्वारा। हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर जोर देता है। यानी हमारा जो संविधान है वो सामाजिक हो, आर्थिक हो एवं राजनीतिक स्तर पर जो लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर जोर देता है। यानी किन मूल्यों के ऊपर जोर देता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर समानता स्थापित हो उस पर ये जोर देता है। हमारी सरकार ने सामाजिक समरसता, राजनीति एवं आर्थिक समानता हेतु कई जन कल्याणकारी कानून बनाए और इस अध्याय में हम इन अध्याय में करेंगे। यानी इसमें यह कहा गया कि भाई जो सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए, जन कल्याणकारी कानून बनाए गए, योजनाएं बनाई गई, उसके बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है इसके अंतर्गत भूदान आंदोलन। महत्वपूर्ण है भूदान आंदोलन और भूमि सुधार। भूदान मतलब भूमि का दान करना, स्वैच्छिक स्तर से भूमि का क्या करना, दान करना, यानी किसी प्रकार का उसके ऊपर कोई भी दबाव ना हो। तो इसको पढ़ें। प्राचीन काल से चली आ रही जमींदारी प्रथा, यानी प्राचीन काल से जो जमींदारी प्रथा चली आ रही उसके कारण भू स्वामित्व की विषमता एक विकराल समस्या के रूप में उभर कर सामने आई। यानी जो प्राचीन काल से जो जमींदारी प्रथा चली आ रही थी उसके कारण जो भूस्वामी है यानी भूमि के स्वामी है उसके अंदर जो विषमता है एक विकराल रूप धारण कर गई थी। यानी किसी के पास में तो ज़मीनें अधिक थी तो किसी के पास में कम थी और कुछ तो ऐसे थे जिनके पास ज़मीनें थी नहीं। ये जो विषमता थी समाज के अंतर्गत ये विकराल रूप धारण कर चुकी थी। आज़ादी के बाद सरकार ने कानून बनाकर जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, लेकिन कानूनों की आड़ में ही जमींदारों ने किसानों के पास उपजाऊ जमीन का हक होने से रोक दिया। यानी जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद में इस जमींदारी प्रथा को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन कानून की आड़ में भी जो जमींदार थे उन्होंने किसानों के पास जो उपजाऊ जमीन थी उनका हक होने से रोक दिया। यानी किसानों के पास जो उपजाऊ जमीन थी वो उनके ऊपर जो किसानों का हक था उन जमींदारों ने इस हक को भी रोक के रखा था। जमीनी स्वामित्व की विषमता के कारण देश में कई जगह हिंसा की घटनाएं होने लगी। यानी जो जमीन किसकी है उस स्वामित्व की जो विषमता थी उनके कारण देश में कई जगहों पर क्या हुई थी, हिंसक घटनाएं भी होने लगी थी। उसी समय यानी जब ये घटनाएं घटित हो रही थी उसी समय विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना में एक छोटे से गांव तिरुचप्पली से, यानी एक जगह है, गांव है जो तिरुचप्पली में एक जमीन का टुकड़ा दान
में देकर भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। यानी ये लाइन आपको विशेष तौर पर याद रखनी है कि विनोबा भावे के द्वारा 18 अप्रैल 1951 के अंतर्गत जो राज्य है तेलंगाना, उसके अंदर एक छोटा सा गांव है तिरुचपली में एक जमीन का टुकड़ा स्वेच्छा से दान देकर इस भूदान आंदोलन की विनोबा भावे ने क्या की थी, शुरुआत की थी। तो किसने, विनोबा भावे ने शुरुआत की थी 18 अप्रैल 1951। कौन से गांव से शुरुआत हुई थी इसके, तेलंगाना के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है तिरुचपली के अंतर्गत से जो जमीन का छोटा सा टुकड़ा था वो एक दान में देकर उनकी इस भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, जमीनी स्वामित्व की जो विषमता थी उसको दूर करना। यानी यहाँ से ये पूछ सकते हैं कि भाई जो भूदान आंदोलन शुरू किया गया था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। जो मुख्य उद्देश्य जमीनी जो स्वामित्व है उसके अंदर जो विषमता आ रही उस विषमता को क्या करना, दूर करना। विनोबा भावे ने भूस्वामियों से उनकी कुल जमीन का छठा हिस्सा दान देने की अपील की। यानी विनोबा भावे ने क्या कहा, जो भूस्वामी है उनको स्वेच्छा से कहा कि भाई आप जो अपनी जमीन का कितना हिस्सा 1/6 हिस्सा क्या कर दो, दान देने की उन्होंने अपील की। पूरे देश में इस आंदोलन को जनता का समर्थन मिला। यानी जो भूस आंदोलन है उसका पूरे देश के अंतर्गत जनता के द्वारा क्या मिला, समर्थन भी मिला, जोरदार समर्थन इनका मिला। भूदान में प्राप्त जमीन का लगभग 1/3 भाग का उपयोग समाज के वंचित वर्ग व आदिवासी भूमिहीनों में बांटने में किया गया। यानी जो भूदान के अंतर्गत जो जमीन प्राप्त हुई थी उस जमीन का 1/3 भाग यानी 1/3 वो भाग समाज के जो वंचित वर्ग है, यानी समाज के कौन से वर्ग, वंचित वर्ग वे आदिवासी जो भूमिहीन व्यक्ति थे उनमें इसका बंटवारा किया गया। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के नागौर जिले में भूदान प्रारंभ किया गया। अगर ये पूछे कि इस भूदान आंदोलन की राजस्थान में शुरुआत कहाँ से होती है, तो इस भूदान आंदोलन की राजस्थान के अंतर्गत जो शुरुआत होती है वो नागौर जिले से होती है। राज्य सरकार ने ग्राम दान अधिनियम 1971 भी पारित किया। यानी राज्य ने तो ये कहा कि हम केवल भूमि ही दान नहीं करेंगे बल्कि पूरा गांव ही दान करेंगे, और दान करने के बाद जितनी जमीन थी उसके ऊपर जितने वहाँ पर व्यक्ति थे उसके आधार पर उन सभी के अंतर्गत जमीन को वापस बांट दिया जाएगा। तो यहाँ पर पूछ सकते हैं कि भाई भूदान आंदोलन की राजस्थान के अंतर्गत कहाँ से शुरुआत हुई थी, नागौर से, और राजस्थान सरकार ने ग्राम दान अधिनियम कब पारित किया, 1971 के अंतर्गत। आगे बढ़े। आज़ादी के समय लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। यानी जब आज़ाद हुआ था भारत उस समय लगभग कितनी जनसंख्या, 75% जनसंख्या किस पर निर्भर थी, कृषि पर निर्भर थी। राज्य का आधा से ज़्यादा भाग रेगिस्तान में सूखा था। बिल्कुल आप जानते हो राजस्थान अधिकांश से सूखे क्षेत्र में है, आधा भाग तो मरुस्थलीय है पूरा, तो राज्य का आधा भाग रेगिस्तान और सूखे से ग्रसित था। अधिकांश जो 75% जनसंख्या थी वो किस पर निर्भर थी, कृषि पर। तो कृषि पर निर्भर होने के आधार पर देखें तो किसी के पास तो बहुत सारी ज़मीनें थी और किसी के पास तो ज़मीनें थी ही नहीं। वर्तमान में विभिन्न नई औद्योगिक व आर्थिक शक्तियों के उदय व विकास के कारण राज्य की भूमि और कृषि पर निर्भरता कम हुई। यानी अगर वर्तमान स्थिति देखें तो धीरे धीरे बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र है वो विकसित हो गए हैं, कल कारखाने विकसित हो गए,
आर्थिक शक्तियों का भी उदय हुआ, उनका विकास हो रहा है और लोगों को वहाँ पर रोजगार प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण भूमि और कृषि पर जो निर्भरता है वो अब क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही। और उधर रेगिस्तान है, सूखा है राजस्थान, तो पानी की दिक्कत, तो जिसके कारण की भी ये खेती कम हो रही है। फिर भी कृषि भूमि व किसान राज्य की प्राथमिकता में सर्वोपरि है। यानी धीरे धीरे कृषि कम होने लगी, फिर भी किसान राज्य की प्राथमिकता में क्या है, सर्वोपरि। यानी जो किसान है वही महत्वपूर्ण है। अगर किसानों के द्वारा खेती न की जाए तो खाने के लिए अनाज कहाँ से आएगा। तो राज्य में प्राथमिकता पे कौन है, किसान। राज्य सरकार ने भूमि विवादों में फंसी जनता को सस्ता, शीघ्र व सुलभ न्याय दिलाने के राजस्व मंडल की स्थापना की गई थी। यानी राज्य सरकार के द्वारा भूमि से संबंधित जो विवाद है उसको निपटारा करने के लिए, शीघ्र व सुलभ न्याय दिलाने के लिए किसकी स्थापना की गई थी, राजस्व मंडल की स्थापना की गई थी, जिसने लगभग 1 नवंबर 1949 के अंतर्गत अपना कार्य प्रारंभ किया था। राज्य सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 लागू किया। तो यहाँ से पूछ सकते हैं कि भाई राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 और भू राजस्व अधिनियम 1956 लागू किए गए। और राज्य सरकार भूमि की गुणवत्ता सुधारने व पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधा, यानी राज्य सरकार के द्वारा भूमि की जो गुणवत्ता है उसके अंतर्गत सुधार किया जा रहा है, जिससे पैदावार अधिक हो। और पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है, नवीन कृषि तकनीकें विकसित की जा रही है, आदि सुविधाओं के विस्तार हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ रही है, कृषि कार्य धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो इस प्रकार के सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं जिसके अंतर्गत भूमि की जो गुणवत्ता है वो बनी रहे, उसके अंतर्गत और सुधार हो। और ऐसे बीज विकसित किए जा रहे हैं जिसकी पैदावार अधिक हो, सिंचाई सुविधा है वो विकसित की जा रही है, नवीन जो कृषि तकनीकें वो विकसित की जा रही है, जिससे क्या हो, लगातार इस कृषि कार्य के अंतर्गत जो सुविधाएं किसानों को मिलती रहे और जो खेती है उसका विस्तार होता रहे, यानी इसके अंतर्गत किसानों की जो उपज है वो अधिक होती रहे, जिससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। आगे है अस्पृश्यता उन्मूलन, यानी छुआछूत से संबंधित यहाँ पर बताया गया है कि भाई जब भारत का संविधान लागू हुआ उससे पहले प्राचीन भारत के अंतर्गत देखो तो जातियों के आधार पर दलित जातियों के साथ में भेदभाव किया जा रहा था। लेकिन संविधान बनने के बाद में इन विषयों को संविधान के अंतर्गत ऐड किया गया और अनुच्छेद 17 बनाया गया, जिसमें अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है उसके बारे में कानून बनाने की बात कही गई कि, और इसमें यह भी है कि भाई अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ में अस्पृश्यता युक्त व्यवहार करता है या पाया भी जाता है तो उसको सरकार के द्वारा कानूनी कार्रवाई के तहत दंड भी दिया जा सकता है, ये भी प्रावधान किया गया है। और इसमें सुधार करने के लिए आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय के द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा, स्वामी रामास्वामी नायंकर, महात्मा गांधी आदि ने जातिगत भेदभाव और असमानता को दूर करने के प्रयास किए। यानी ये बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो महान पुरुष थे, उनके द्वारा जो जातिगत भेदभाव है उनको उस समय, जिस समय भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था उससे पहले उन्होंने जातिगत जो भेदभाव है उनको मिटाने का प्रयास किया था। इसी तरह राजस्थान में भी स्वतंत्रता से पूर्व दयानंद सरस्वती के द्वारा, गोविंद गुरु के द्वारा, मामा
बालेश्वर हरिभाऊ उपाध्याय आदि के द्वारा समाज सुधार के कार्य किए गए थे। यानी इन्होंने भी जो जातिगत भेदभाव है उसको मिटाने का कार्य किया। उन्होंने सामाजिक भेदभाव को दूर करने हेतु प्रभावी प्रयास किए गए थे इनके द्वारा भी। यानी बहुत सारे महान पुरुष है जिन्होंने इस अस्पृश्यता को जड़ से मिटाने के प्रयास किए थे। और जब भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद में तो कानून बना दिए गए कि भाई कोई भी जो एक कह सकते हैं किसी के साथ में आप दलित के तौर से या किसी के साथ में जो छुआछूत करते हो तो इसके तहत कानून के तहत आपको दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा या कह सकते हैं उसके तहत आपको सजा भी मिलेगी। समानता लोकतंत्र का आधार है। यानी लोकतंत्र का आधार क्या है? समानता, यानी सभी के साथ में समान व्यवहार किया जाए, किसी के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं हो। अतः भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समान माना गया। यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समान माना गया। यानी अनुच्छेद जो संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी व्यक्ति है जो नागरिक है वो कानून के समक्ष क्या है? समान है। यानी अमीर हो चाहे गरीब हो, दलित हो, स्वर्ण हो, उच्च जाति का हो, निम्न जाति का हो, अभिजात वर्ग हो, सभी कानून की दृष्टि से क्या है? कानून के समक्ष समान है। और सभी को कानून का समान संरक्षण भी प्राप्त है। अर्थात संविधान के अनुसार किसी राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, वर्ग, मूल या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। यहाँ पर आर्टिकल 15 कहता है कि कोई भी जो राज्य है उसके अंतर्गत व्यक्ति को धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म के आधार पर उसमें उसके साथ में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 17 में छुआछूत तथा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। यानी अनुच्छेद 17 के तहत तो छुआछूत है या अस्पृश्यता है उसमें इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है कि भाई कोई भी जो छुआछूत करता है तो उसको अनुच्छेद 17 के तहत अपराधी घोषित किया जाएगा और दंड भी दिया जाएगा। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया। यानी आपसे पूछे कि भाई अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया था और इसी की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी अस्पृश्यता अधिनियम 1955 का अपने यहाँ प्रभावशाली रूप से इनको भी लागू किया। यानी जब भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया तो उसके बाद राजस्थान सरकार ने भी अस्पृश्यता अधिनियम 1955 का अपने यहाँ पर प्रभावी रूप से उसको भी यहाँ पर लागू कर दिया। इसी तरह यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, सही नहीं आया है। इसी प्रकार राजस्थान जो सरकार है उसने केंद्र सरकार द्वारा जो अनुसूचित जाति SC/ST अत्याचार निरोधक कानून 1992 को सख्ती से लागू किया गया। यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो SC/ST एक्ट है तो अत्याचार निरोधक कानून जो 1992 लागू किया गया था उसको राजस्थान सरकार ने भी सख्ती से लागू किया था, जिसमें दलितों के आर्थिक अधिकारों का संरक्षण हेतु विशेषकर उसकी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले तथा उच्च वर्ग के लोगों को, यानी इसके तहत जो उनके आर्थिक अधिकार है उनका संरक्षण किया गया। और ये कहा गया कि इसके अंतर्गत कि उनकी जो जमीन है उन जमीनों के ऊपर जो अतिक्रमण कर लेते हैं
उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा द्वारा जो निजी जमीन से, उनकी जो निजी जमीन भी है उनसे अगर उनको बेदखल कर दिया जाता है तो बेदखल करने वाले के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया। यानी इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि भाई जो स्वर्ण लोग हैं वो SC ST के लोगों की जो ज़मीन है उनके ऊपर अगर अतिक्रमण कर लेते हैं या उनको अपनी जो निजी ज़मीन है वहाँ से अगर उनको वो बेदखल कर देते हैं तो उनके खिलाफ इस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जो सख्त मुख्यतः शिक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, बच्चों और आदि के कल्याण के कार्य कर रही। यानी SC हो गई, ST हो गई, OBC हो गई, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, महिला है, बच्चे हैं, उनके कल्याण के लिए कौन सी संस्था कार्य कर रही है? राजस्थान के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, इनके द्वारा इनके उत्थान के लिए अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं। तो अगले भाग के अंतर्गत महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर आने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा हौसला बना रहेगा और समय पर जो आगे की क्लासें हैं वो आती रहेगी।